तुम्हारी लास्ट वीडियो एंड हुई थी बिना मैलिग्नेंट ट्यूमर पे, हम इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं क्योंकि वो बीच में ही खत्म हो गई थी। कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर, डिफरेंशिएशन या एनाप्लेजिया वेल डिफरेंशिएटेड रहता है बिनाइन, ये पोलर डिफरेंशिएटेड रहेगा मैलिग्नेंट। प्लियोमॉर्फिज्म इसके अंदर दिखेगी नहीं दिखेगी यूजुअली नोट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है कॉमनली प्रेजेंट। न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी इसके अंदर नॉर्मल रहती है और इसमें हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक एंड इरेगुलर आउटलाइन मैलिग्नेंट के अंदर। न्यूक्लियोलाई इसके अंदर एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रोमिनेंटली प्रेजेंट रहेगा मैलिग्नेंट के अंदर। माइटोटिक एक्टिविटी रेयर एंड इफ प्रेजेंट बाइपोलर रहेगी, हाई एंड मे बी एबनॉर्मल। माइटोटिक एक्टिविटी इसके अंदर हाई रहेगी और मे बी एबनॉर्मल या एटिपिकल, ठीक है। ट्यूमर जॉइंट सेल इसके अंदर नॉट सीन और मे बी सीन। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जिसका नॉर्मल रहेगा, इसके अंदर इंक्रीज रहेगा। पोलैरिटी में इसमें मेंटेन रहती है, इसमें लॉस्ट रहती है, ठीक है। अब आते हैं ग्रोथ फीचर्स पे। बॉर्डर या कैप्सूल मोस्टली सर्कमस्क्राइब्ड और एनकैप्सुलेटेड रहता है, यूजुअली पोरली डिफाइंड रहता है, ठीक है। एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड हेमोरेज इसके अंदर रेयर रहती है, नेक्रोसिस एंड हेमोरेज इसके अंदर कॉमन रहती है माइक्रोस्कोपिकली। क्लिनिकल फीचर रेट ऑफ ग्रोथ इसके अंदर स्लो रहेगी, इसके अंदर रैपिड रहेगी। लोकल इन्वेजन, नो इन्वेजन, लोकल इन्वेजिव। मेटास्टेसिस एब्सेंट इसके अंदर फ्रीक्वेंट। प्रोग्नोसिस गुड रहेगा, इसके अंदर पुअर रहेगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं हम। ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब ट्यूमर को जो सप्रेसर करेंगे वो वाले जीन्स। डेफिनेशन, ट्यूमर सप्रेसर जीन इज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ एनी ऑफ द वेरियस हॉलमार्क ऑफ कैंसर। किसी भी एक हॉलमार्क एनी ऑफ सप्रेशन ऑफ एनी ऑफ द वेरियस हॉलमार्क, मतलब किसी भी हॉलमार्क का सप्रेशन हॉलमार्क ऑफ कैंसर का सप्रेशन इज नोन एज ट्यूमर्स। वो जीन जो एसोसिएटेड होते हैं सप्रेशन ऑफ एनी ऑफ द वेरियस हॉलमार्क ऑफ कैंसर। प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, प्रिवेंट करते हैं अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, मतलब ट्यूमर को सप्रेस करेंगे एट द एंड। टाइप ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, पहला है माइटोटिक सिग्नलिंग इनिबिटर, ठीक है, जो दूसरा है एंजियोजेनेसिस इनिबिटर, तीसरा है मेटास्टेटिक इनिबिटर, एंड फोर्थ वन इज सेल साइकिल इनिबिटर, एंड फिफ्थ वन इज डीएनए रिपेयर जीन, एंड सिक्स्थ वन इज जीनोम स्टेबलाइजर। ये है हमारे 6 टाइप्स के ट्यूमर सप्रेसर जीन। इनकम डिटेल में पढ़ लेते थोड़ा थोड़ा। माइटोटिक सिग्नल इनिबिटर, माइटोटिक सिग्नल इनिबिटर आपका एपीसी रहता है, एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन, ऑल्सो नोन एज गेट कीपर ऑफ कोलोनिक नियोप्लेजिया। म्यूटेशन ऑफ एपीसी कोलोन कैंसर हो जाएगा, अगर म्यूटेशन हुआ इसका तो कोलोन कैंसर पक्का, इसकी वजह से इसका कैंसर रुका हुआ था। P10 जीन एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल एंड एडेनोकार्सिनोमा, ये एंडोमेट्रियल एडेनोकार्सिनोमा से एसोसिएटेड होता है। सी NF1 जीन क्रोमोसोम 17 न्यूरो क्रोमोसोम 17 पे पाया जाता है। न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस 1 ऑल्सो एसोसिएटेड विद जूनियल माइलोइड ल्यूकेमिया, जूनियल माइलोइड ल्यूकेमिया से एसोसिएटेड होता है। अब आते हैं हम इस पे NF2 जीन पे। NF2 क्रोमोसोम 22 पे होता है। कोड प्रोटीन मेरलिन स्वैनोमिन भी कहते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज स्वैनोमा, एसोसिएटेड विद स्वैनोमा एंड मेनिंजियोमा। अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये ट्यूमर को सप्रेस कर देता है। अब आते हैं एंजियोजेनेसिस इनिबिटर। एंजियोजेनेसिस इनिबिटर क्या होता है, VHL जीन रहता है, वॉन हिप्पल लिंडो म्यूटेशन वास का, क्लियर सेल टाइप ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, सेरिब्रल हिमेंजियोब्लास्टोमा, सेरिब्रल हिमेंजियोब्लास्टोमा। SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस म्यूटेशन हुआ, फियोक्रोमोसाइटोमा हुआ। थर्ड है मेटास्टैटिक इनिबिटर, CDH1 जीन जो होगा उसके अंदर जब म्यूटेशन होगा तो फेमिलियल गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा हो जाएगा और लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। एनकोड CDH1 जीन क्या करता है, एनकोड करता है कैडरिन को, ठीक है। अब आते हैं सेल साइकिल इनिबिटर। सेल साइकिल कौन कौन से इनिबिटर होता है, CDK N2A जीन एनकोड P16 इंक 40 प्रोटीन, म्यूटेशन किसका हुआ, म्यूटेशन होने के बाद क्या क्या हो जाएगा, अगर इनका म्यूटेशन हुआ तो मेलानोमा हो जाएगा, पेनक्रियास, ओइसोफेगस या ब्रेस्ट, इन सब के कैंसर हो जाएंगे, ठीक है, अगर इसका इसका म्यूटेशन हुआ तो CDK N2A जीन का एनकोड P16 इंक 40 प्रोटीन, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा भी RB जीन भी हमारा सेल साइकिल इनिबिटर रहता है। ये हम ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ रहे हैं और इसमें फिर RB जीन पढ़ेंगे इसमें।
आरबी जीन, फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन जीनोम डिस्कवर्ड, पहला ट्यूमर सप्रेसर जीन डिस्कवर्ड है। कंट्रोल G1 S ट्रांजिशन, G1 फेज से जो सिंथेटिक फेज में ट्रांजिशन होता है ना सेल साइकिल में, उसका कंट्रोल करता है। विद इनएक्टिव हाइपरफॉस्फोलाइटेड आरबीजिन, विद इनएक्टिव हाइपरफॉस्फोलाइटेड आरबीजिन किससे, म्यूटा एनायंस रेटिनोब्लास्टोमा ऑस्टियोसार्कोमा, ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर ऑन ऑफ स्विच गवर्नर ऑफ सेल, मोलिकुलर ऑन ऑफ स्विच गवर्नर ऑफ सेल्स भी कहते हैं इसको। अब आते हैं डीएनए रिपेयर पे, डीएनए रिपेयर जीन, फिफ्थ वन इज डीएनए रिपेयर जीन, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। AMSH26 MLH1 मिसमैच रिपेयर जीन, म्यूटेशन हुआ, हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, HNPCC। BRCA1 क्या करेगा, क्रोमोसोम 17q एसोसिएटेड विद हेरिडेटरी ब्रेस्ट कैंसर ऑफ फीमेल मोस्ट कॉमन एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। अब आते हैं BRCA2, क्रोमोसोम 13q एसोसिएटेड विद मेल ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन, प्रोस्टेट कैंसर, पेनक्रेटिक कैंसर। जीनोम स्टेबलाइजर P53 जीन हो सकता है जीनोम स्टेबलाइजर, क्रोमोसोम 17q, मॉलिक्यूलर वेट 53 किलो डाल्टन होना चाहिए, मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन इन ह्यूमन कैंसर ग्रेटर देन 53%, एसोसिएटेड विद मल्टीपल हेरिडेटरी कैंसर सिंड्रोम, और ये एसिड होता है मल्टीपल हेरिडेटरी कैंसर सिंड्रोम से, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरबी जीन इन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, आरबी जीन हमारा कैसे रेगुलेट करता है सेल साइकिल में, जैसे कि हमने सेल साइकिल इनहिबिटर पढ़े, उसके अंदर हमारा रेटिनोब्लास्टोमा जीन था जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन था, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फंक्शन कैसे करता है आरबी जीन। ग्रोथ फैक्टर EGF PDGF एक्टिवेट क्या करेगा, साइक्लिन D CDK4, साइक्लिन D CDK6, साइक्लिन E CDK2, प्रोडक्शन ऑफ ATP का प्रोडक्शन हुआ, हाइपरफॉस्फोलाइटेड इनएक्टिव RB, इनिबिशन ऑफ रेटिनो, अब यहाँ पे हाइपरफॉस्फोलाइटेड इनएक्टिव RB, इनएक्टिव होता है हाइपरफॉस्फोलाइटेड RB, इनिबिशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ EF2, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो जाएगा G1 से S फेज में से, फिर सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये रुकी रहती है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ग्रोथ इनिबिटर P53 TGF बीटा स्टिमुलेट CDK इनिबिटर, ग्रोथ इनिबिटर क्या होता है, P53 एंड TGF बीटा स्टिमुलेट क्या करते हैं, CDK इनिबिटर P16 INC4 है, इनएक्टिवेट क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देंगे साइक्लिन D CDK4 CDK, साइक्लिन D CDK6, साइक्लिन E CDK2। अब इधर हाइपरफॉस्फोलाइटेड आरबी था, इसमें हाइपोफॉस्फोलाइटेड आरबी हो जाएगा, एक्टिव आरबी इंटेक्ट एंड इनएक्टिवेशन ऑफ EF2, ये रिलीज एंड एक्टिवेशन कर रहा था, ये इंटेक्ट कर देगा और इनएक्टिवेशन कर देगा EF2, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा G1 फेज में, यहाँ पे रुक जाएगा, नो सेल प्रोलिफरेशन, आगे सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेक्ट एंड इनएक्टिवेशन ऑफ EF2, और जो कि यहाँ पे इसको रोक देगा, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म, फंक्शन ऑफ आरबी जीन। फंक्शन ऑफ P53 कैसे काम कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन में कभी कभी। फंक्शन ऑफ P53 इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ जीनोम, आयनाइजेशन, रेडिएशन, कार्सिनोजेनेसिस, म्यूटाजेंस, शॉर्टन टेलोमेर, नॉर्मल सेल पे जब एक्ट करेंगे तो सेल विद डीएनए डैमेज हो जाएगा। P53 नॉर्मल में क्या होगा, P53 एक्टिवेशन हो जाएगा, सेल साइकिल अरेस्टेड G1 क्वेश्चन स्टेज में, डीएनए रिपेयर, फिर डीएनए रिपेयर वाली बात क्वेश्चन स्टेज में रुक जाएगा, फिर डीएनए रिपेयर कैसे होगा, डीएनए रिपेयर सक्सेसफुली नॉर्मल सेल, अगर डीएनए रिपेयर सक्सेसफुली तो नॉर्मल सेल हो जाएगा, रिपेयर फेल, अगर रिपेयर फेल हो गया तो सेनेसेंस बुढ़ापा आ जाएगा, बैक्स प्रोलेप्टोडिकिन और एपोप्टोसिस हो जाएगा, यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी। ये P53 नॉर्मल में, अगर म्यूटेशन होगा या तो आपका नॉर्मल सेल बनेगा या फिर एपोप्टोसिस की डेथ हो जाएगी या वो बूढ़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा कैंसर नहीं बनना है P53 का नॉर्मल है तो। अगर P53 का म्यूटेशन हो गया, P53 का म्यूटेशन हो गया तो P53 डिपेंडेंट जीन नॉट एक्टिवेटेड, उसके डिपेंडेंट जीन एक्टिवेटेड नहीं होगे तो नो सेल रिपेयर, कोई सेल रिपेयर नहीं होगा, नो सेंसेस, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, नो सेल साइकिल अरेस्ट, कोई सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगी, सेल विद म्यूटेशन, सेल म्यूटेशन के साथ रहेगा, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड सेल का प्रोलिफरेशन होगा, और मैलिग्नेंट ट्यूमर एट द एंड वी हैव गॉट द मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसके हमें खतरा था। तो P53 म्यूटेशन क्या कर रहा है इसको, P53 म्यूटेशन किससे क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है, और P53 जीन क्या कर रहा है, नॉर्मल सेल सेनेसेंस एपोप्टोसिस करा रहा है, ठीक है। अब आते हैं वायरल कार्सिनोजेनेसिस, मतलब वायरस का इन्वॉल्वमेंट इन कार्सिनोजेनेसिस। डेफिनेशन क्या रहेगी, वायरस दैट कॉजेज ट्यूमर आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस,
जो ट्यूमर कोज करते हैं उसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस दो तरीके से होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस के अंदर आप डीएनए वायरस के आरएनए वायरस के अंदर ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 HTLV1, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस HTLV1 एंड हेपेटाइटिस सी वायरस HCV, ये आरएनए वायरस है। और डीएनए वायरस हमारे कौन कौन से होंगे? HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, EBV एप्स्टेन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। सी वायरस तो आरएनए वायरस और बी वायरस आप सी वायरस आरएनए वायरस, बी वायरस आपका डीएनए वायरस है, और HHV8 ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ एचपीवी का मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस काम कैसे करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या हुआ? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ E6 एंड E7 हो जाएगा। अब HPV E7 HPV E6 दोनों का ओवर एक्सप्रेशन हुआ, जीनोमिक इनस्टेबिलिटी आई। E7 क्या करेगा? इनएक्टिवेट आरबीजिन का इनएक्टिवेशन होगा, रिलीज ऑफ इनिबिटरी इफेक्ट ऑन सेल साइकिल, इनिबिटरी इफेक्ट इनएक्टिवेट सीडीके को इनएक्टिवेट करा देगा, एक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल हो जाएगा। E6 क्या करवाएगा? HPE6 डिग्रेडेशन ऑफ P53 जीन, अपरेलोकेशन ऑफ टेलोमरेज, और ये एट द एंड क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल। अब इनको हम इंडिविजुअल इनकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। एप्स्टीन बार वायरस पे आ जाते हैं हम। एप्स्टीन बार वायरस, पैथोजेनेसिस ऑफ EBV का इन्फेक्शन हुआ, वायरस इन्फेक्टिंग बी सेल थ्रू CD21 रिसेप्टर, वायरस इन्फेक्ट करेंगे बी सेल को थ्रू CD21 लेटेंट इन्फेक्शन, प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होगा? बी सेल प्रोलिफरेट करेंगे, इम्यूनोडिफिशिएंट, कॉम्पिटेंट। इम्यूनोडिफिशिएंट के अंदर क्या होगा? इमोर्टलाइजेशन होगा, EBV एसोसिएटेड नियोप्लाज्म हो जाएगा। इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर क्या होगा? पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन हो जाएगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाएगा। और इम्यूनो कॉम्पिटेंट क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ साइटोकिन टी सेल, किलिंग ऑफ बी सेल, इसकी वजह से किलिंग ऑफ बी सेल हो जाएगी, पॉलीक्लोनल बी सेल। ठीक है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया का पैथोजेनेसिस कैसे रहेगा? कैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी? ऐसे रहेगी, देखो HTLV1 वायरस आया, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड प्रोडक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सबसे आता है HTLV1 वायरस। इन्फेक्शन ऑफ CD4 टी सेल, हुआ। TAX जीन टर्न्स ऑन साइटोकाइंस एंड इट्स रिसेप्टर जीन। TAX जीन क्या करेगा? टर्न्स ऑन साइटोकाइंस एंड इट्स रिसेप्टर जीन, इनको टर्न ऑन कर देगा। ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ CD4 टी सेल्स, ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ CD4 टी सेल्स हो जाएगा। पैराक्राइन स्टिमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस बाय GM-CSF secreted by CD4 T cells, release of T cell mitogens by macrophage, polyclonal proliferation of T cells, TAX inactivates P53 gene and other gene controlling cell cycle, new mutation genomic instability, monoclonal proliferation, TAX independent proliferation, and T cell leukemia lymphoma, at the end T cell leukemia lymphoma हो गया। Mode of HBC and HBV and HCV इन्फेक्शन। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे करेगा? 7 से 10 साल में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है इसका है, साइटोप्लाज्मिक डैमेज हुआ, रीजनरेशन हुआ, मोर स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रिया फ्री रेडिकल बने, सिरोसिस हुआ, और एट द एंड आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हुआ। अब ये दूसरे तरीके से HBV DNA, HBV DNA इंटीग्रेट विद होस्ट जीनोम, HBX जीन, P53, और P53 इनएक्टिवेशन हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है। HCV कैसे प्रोग्रेस करेगा? ये प्रोसेस है 7 से 10 साल का। और HCV कैसे प्रोग्रेस करेगा? साइटोप्लाज्मिक डैमेज हुआ, रीजनरेशन हुआ, मोर स्ट्रेस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, फ्री रेडिकल मैंने सिरोसिस हुआ, और एट द एंड हमारा क्या हुआ? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। मोर स्ट्रेस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और फ्री रेडिकल, मतलब ये यहाँ से तो सेम ही है, साइटोप्लाज्मिक डैमेज, रीजनरेशन, मोर स्ट्रेस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, फ्री रेडिकल, सिरोसिस, एट द एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। 21 से 30 साल में हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसमें से 3 पैथोजेनेसिस हमें लिखनी होती है एग्जाम के अंदर, ज़्यादा नहीं। ठीक है। 1 2 3 वायरल ऑन्कोजेंस, वायरल कार्सिनोजेनेसिस में। ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं अपना केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस में मतलब केमिकल्स की वजह से कैंसर होना। डेफिनेशन,
Chemical carcinogens are the compounds which can cause cancer in humans. Chemical carcinogens वो कंपाउंड है जो कॉज करते हैं कैंसर को इन ह्यूमंस एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स दे आर ऑल्सो नोन एज म्यूटाजेंस. इनको म्यूटाजेंस कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस, क्या क्लासिफिकेशन रहेगी? म्यूटाजेंस डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं. कैंसर विदाउट इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट फॉर्मेशन, कैंसर बाय इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट फॉर्मेशन. डायरेक्ट के अंदर एल्कलाइटिक एजेंट आ जाएंगे, एसाइलेटिक एजेंट आ जाएंगे, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? पॉलीसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन्स एंड एरोमेटिक अमाइंस, एमाइड्स एंड एजोडाइज. डायरेक्ट के अंदर क्या रहेगा? एल्कलाइटिक एजेंट, एसिलेटिक एजेंट. एल्कलाइटिक एजेंट बीटा प्रोपियोलेक्टोन, एंटी कैंसर ड्रग, डाइमिथाइल सल्फेट. एल्कलाइटिक के अंदर. एसिलेटिक के अंदर 1 एसिटाइल मिटाजोल और दूसरा डाइमिथाइल कार्बिमाइल क्लोराइड. इनडायरेक्ट के अंदर कैंसर बाय इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट फॉर्मेशन, जो इसमें इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट फॉर्मेशन होगा. पॉलीसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंज एंथ्रासीन, बेंजोपायरीन, डाइबेंजाथ्रेसीन, 3 मिथाइल क्लोराथ्रीन. एरोमेटिक अमाइन, एमाइड्स एंड एजोडाइज के अंदर बीटा नेप्थाइल अमाइन, 2 एसिटाइल अमाइनो फ्लोरीन, डाइमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन. ये सब इसके अंदर आएगा एरोमेटिक अमाइंस एंड अमाइनो एजोडाइज के अंदर पॉलीसाइक्लिक. ठीक है. अभी हो गया केमिकल कार्सिनोजेंस. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ म्यूटाजेंस. कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसका? बाय मल्टी स्टेप हाइपोथेसिस. मल्टी स्टेप थ्योरी क्या कहती है ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस? इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन एंड कैंसर. इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन एंड कैंसर. इनिशिएशन में क्या होगा? डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन, इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन, मेटाबॉलिक कन्वर्जन, अल्टीमेट कार्सिनोजन बन गया. मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो गया यहाँ पर इसका. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है. रिएक्शन विद डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए और प्रोटीन के साथ रिएक्शन में डीएनए रिपेयर, लेथल डैमेज, नॉर्मल सेल, ये सेल डेथ हो जाएगी. ये तो हो गया, या तो नॉर्मल सेल बन जाएगा डीएनए रिपेयर से, या फिर सेल डेथ हो जाएगी. अगर ये चीज़ नहीं हुआ, नॉन लीथल परमानेंट डैमेज टू सेल, अगर नॉन लीथल परमानेंट डैमेज हुआ, इनिशिएटेड सेल हुआ, सेल प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोग्रेशन हुआ और कंटिन्यूस सेल प्रोलिफरेशन रहेगा. सेकेंडरी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज रहेगी, कैंसर होगा, इन्वेजन, ये तो इन्वेजन हो जाएगा, फिर मेटास्टेसिस हो जाएगा. ठीक है. इनिशिएशन का फेज है यहाँ तक, इनिशिएटेड सेल तक, और सेल प्रोलिफरेशन से लेके प्रोग्रेशन तक प्रमोशन हुआ, और आपका कंटिन्यूस सेल प्रोलिफरेशन से कैंसर तक कैंसर हुआ. ये इसके स्टेप्स हो गए. अब आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग केमिकल एजेंट्स. कौन कौन से डायरेक्ट एक्टिंग केमिकल एजेंट होता है? डू नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम कार्सिनोजन. इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कार्सिनोजन बनने के लिए, बट आर वीक कार्सिनोजन. दे आर वीक कार्सिनोजन. इनडायरेक्ट एक्टिंग केमिकल एजेंट्स नीड मेटाबॉलिक एक्टिवेशन फॉर देयर एक्शन इनटू डैमेजिंग एजेंट, डीएनए डैमेजिंग एजेंट, मतलब मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिक्वायरमेंट होती है. टेस्ट फॉर म्यूटाजेनिसिटी. कौन कौन से टेस्ट डिटेक्टेड बाय एमएस टेस्ट? सेल्मोनेला टाइफिमोरियम यूज्ड इन टेस्ट विच इज हिस्टिडाइला नेगेटिव. सेल्मोनेला टाइफी यूज़ करते हैं, हिस्टिडाइला नेगेटिव होते हैं वो. सेल्मोनेला टाइफी प्लस टारगेट प्रोटीन इंक्यूबेटेड. अगर ये टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? सेल्मोनेला टाइफिमोरियम प्लस टारगेट प्रोटीन इंक्यूबेट करेंगे. हिस्टिडाइन पॉजिटिव आया, कॉज म्यूटेशन, म्यूटाजेनिक. अगर हिस्टिडाइन पॉजिटिव आया, म्यूटेशन हुआ, म्यूटाजेनिक है. हिस्टिडाइन नेगेटिव आया, नो म्यूटेशन, दैट इज नॉन म्यूटाजेनिक. ठीक है. अब आते हैं हॉलमार्क ऑफ कैंसर. कैंसर का हॉलमार्क क्या रहेगा? इंक्रीज एक्शन ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर. पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर का इंक्रीज एक्शन, ऑन्कोजीन्स. लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ, पहला है इंक्रीज एक्शन ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज ऑन्कोजीन. दूसरा है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेटर, ट्यूमर सप्रेसर जीन. सेल्फ सफिशिएंसी, लॉस ऑफ नॉर्मल एपोप्टोसिस पाथवे, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, इंक्रीज एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस, इवेजन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. ठीक है. अब आते हैं पीएनएस, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम.